अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। शो में आज बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले दिलचस्प टी20 मैच की, जो कि टी20 वर्ल्ड कप के अंदर खेला जाएगा और एक बहुत ही अहमियत रखता है ये मैच। और पाकिस्तान की टीम जो है वो कोशिश करेगी कि इस मैच में जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल के ऊपर बरतरी को अपनी जो है वो बरकरार रखे और एक स्टेप मजीद करीब पहुंच जाए सेमीफाइनल स्टेज के लिए। और पूरी टीम जो है वो इस बात की उम्मीद कर रही है, पहले मैच के फॉर्म को देखते हुए टीम के जिस तरीके से एक ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है पाकिस्तानी टीम ने, और उसी तरीके की एक कारकर्दगी की आज भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 17 सितंबर को न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा अचानक से कैंसिल किया था। उस दिन एक मैच खेला जाने वाला था और अचानक से जो है वो सिक्योरिटी रीजंस को जवाब बनाकर इस मुल्क से चले गए। टूर को उन्होंने कैंसिल किया और एक बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ और उसके बाद बहुत एक सेटबैक के तौर पर इसको लिया गया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और अब उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा ने कहा था कि पाकिस्तान उस जो एक्ट था न्यूजीलैंड का उसका बदला ग्राउंड में लेगी आज 26 अक्टूबर के दिन, और वो दिन बिलाखिर आ गया है। और हम जो है वो इसी बारे में आज बात करेंगे शो में, साथ में कुछ और भी मैटर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे क्रिकेट से रिलेटेड। और 17 सितंबर को हमारे साथ जो मेहमान मौजूद थे, जनाब यासिर अरफात साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, जनाब अवैस तौहीद साहब, वो हमारे साथ मौजूद उस दिन थे और आज भी इंटरेस्टिंगली जो है वो दोनों हमारे साथ मौजूद होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मेरे दोनों बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। और यासिर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान इस मैच को एक आम मैच के तौर पर खेलेगा या फिर कुछ हमें ग्राउंड में गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी? देखिए, अगर मेरे से पूछते हैं एज अ क्रिकेटर तो मैं तो यही कहूंगा इस मैच को एज अ मैच वो हिस्ट्री है, पास्ट है। और जिस तरह चेयरमैन साहब ने बयान भी दिया था तो वो अपनी हद तक तो ठीक था। उस टाइम सबको इस बात का गम और गुस्सा था कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड पाकिस्तान टीम को जस्ट ऑन द मैच डे छोड़ के चली गई। आप तो वो अपनी जगह था, उनके बयान अपनी जगह था। मगर अब वर्ल्ड कप है, क्रिकेट शुरू हो गई है, पाकिस्तान ने बेहतरीन स्टार्ट वर्ल्ड कप का किया है इंडिया को हरा के। तो मैं नहीं समझता कि प्लेयर्स के माइंड में कोई ऐसी चीज आनी चाहिए कि वो जो हुआ उसको नहीं, बल्कि क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, परफॉर्मेंस पे। और इस मैच से जो उनका जो एम होना चाहिए 2 पॉइंट लेके, ताकि इनको एक गारंटी हो जाए टॉप 4 में फिनिश करने के लिए, तो अगले राउंड में जाने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह की चीज उनके जहन में आनी भी चाहिए। डिफरेंट मैच है, डिफरेंट ऑपोजिशन है और डिफरेंट कंडीशंस होंगी। आप शारजा में मैच खेलने जा रहे हैं, दुबई से टोटली पिच भी डिफरेंट खेलेगा, ग्राउंड की जो डायमेंशन है वो भी डिफरेंट है। तो मेरा ख्याल ये है टीम मैनेजमेंट और जो प्लेयर हैं उनका जो सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा पाकिस्तान आज मैच खेले और पाकिस्तान 2 पॉइंट इस मैच से लेके निकले। बिल्कुल, पाकिस्तान की कोशिश होनी चाहिए कि अच्छी कारकर्दगी पेश करे और मैच को जीतने की कोशिश करे। हमें वैसा मैं आपकी तरफ आऊँगा। जानना मैं आपसे चाहूँगा कि क्योंकि केन विलियमसन न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान हैं, दौरा तो नहीं कर रहे थे पाकिस्तान का जो कैंसिल हुआ, लेकिन उनकी जानिब से एक बयान आया कि उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई बदला लेने वाली सिचुएशन नहीं होगी ग्राउंड में और एक अच्छी स्पिरिट के अंदर क्रिकेट खेली जाएगी। कितना इत्तेफाक करेंगे आप उनकी बात से? नहीं, विलियमसन ने जब कैंसिल किया था न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने, न्यूजीलैंड की हुकूमत ने हमारा दौरा, और एक तरह से हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा जख्म हमें देके गए थे न्यूजीलैंड। और इस वक्त भी उसकी चोट या उसका दर्द जो है वो क्रिकेट फैंस और हमारा क्रिकेटिंग जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ये महसूस करता है। उस वक्त आईपीएल खेल रहे थे विलियमसन, और विलियमसन ने वहां से भी एक अफसोस का इजहार किया था। तो विलियमसन एक ग्रेट प्लेयर हैं, उनसे तो कोई शिकायत नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। लेकिन हमारा गिला शिकवा या पाकिस्तान के क्रिकेटिंग फैंस का जो गिला शिकवा है वो तो पूरे न्यूजीलैंड की हुकूमत से है, न्यूजीलैंड की टीम से है, न्यूजीलैंड के इज्तिमाई उस डिसीजन से है कि किस तरीके से वो यहाँ पे छोड़ के चले गए थे दौरा, एक ईमेल के एक मैसेज पर। तो मैं समझता हूँ कि वो तो फीलिंग रहेगी ग्राउंड के अंदर। एक जंग का माहौल तो नहीं, लेकिन ये जरूर है कि एक दंगल सा होगा। क्रिकेट फैंस जो हैं वो पाकिस्तान के बैट्समैन अगर न्यूजीलैंड के बॉलर्स की धुनाई करेंगे तो ज्यादा खुश होंगे, ज्यादा जज्बाती होंगे, जो पहले माजी के अंदर न्यूजीलैंड के साथ मैचेस में इतना नहीं होता था, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बहुत पीसफुल और न्यूजीलैंड की नेशन बहुत पीसफुल समझी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि
इस दफा जज्बात और जो होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। तो मुझे लगता है कि विलियमसन का पैगाम उसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन साथ में विलियमसन साहब से हम ये पैगाम उनको जरूर देना चाहते हैं जवाब में, कि जो दौरा आपने कैंसिल किया था वो हमें कई बरस तक याद रहेगा। तो आज जब मैदान में हम उतरेंगे तो कोई जंग का माहौल नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर होगा कि हम कोशिश करेंगे कि शायद उस दर्द को जो है फैंस जो दिल में महसूस करें उसको कम कर दें। बिल्कुल गम और गुस्सा जो है वो अपनी जगह बरकरार रहेगा और ये शायद काफ़ी आने वाले बरसों तक कायम भी रहे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर क्रिकेट तज्ज़ियाकार हैं जनाब फवाद मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, वेलकम टू द शो। आज जानना मैं आपसे चाहूँगा कि पाकिस्तान की तैयारियों को आज के मैच के लिए आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि भारत को हमने हराया है और मोराल टीम का जो है वो काफ़ी इस वक्त बुलंद है, और क्योंकि इस वर्ल्ड कप के आगाज़ से पहले जो है वो ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान इंडिया से बड़ा मैच इस मरतबा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का होने वाला है, क्योंकि जिस वजह से हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। तो फैंस जो है वो न्यूजीलैंड को हारते हुए देखना चाहेंगे। आज क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बाबर ने जो मैच के बाद खिलाड़ियों से बात की थी वो बहुत ही अच्छी बात की थी कि हम ये मैच जीत गए हैं और इसमें खुशी मनाएं, जश्न मनाएं अपनी फैमिली के साथ, लेकिन हमें अगले मैच पे भी फोकस करना है, वो भी हमें जीतना। और माजी में यही हुआ है कि हम एक मैच अच्छा जीत जाते हैं तो प्लीज, उन्होंने ये लफ्ज कहे थे कि आगे ऐसा ना करना और हमें इस चीज को भी तोड़ना है। जहां तक बात हुई बदले की और जंग की, ठीक है, मीडिया में और ओवरऑल इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन एक खिलाड़ी की हैसियत से आप सिर्फ अपने प्लेयर्स को उससे उन्हें मोटिवेट करने के लिए जरूर ये कहा जा सकता है कि देखें ये कुछ हुआ था, टीम चली गई थी, तो हमें अपना बेस्ट देना है, बस इससे आगे नहीं। क्योंकि ये सारी चीजें आप वैसे जरूर बदला और जंग हमारे यहाँ, और अब तो माशाल्लाह से मीडिया चाहता ही इस तरह से है, माजरत के साथ, के थोड़ा सा शोर लगे ताकि लोगों का और इंटरेस्ट जागे। और जैसे वैसा बात कर रहे थे कि अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में उतना ज्यादा लोगों को देखने का नहीं होता, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम छोड़ के चली गई तो लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है। इंडिया पाकिस्तान जितना तो नहीं, लेकिन काफी हद तक लोगों को इंतजार इस मुकाबले का था और है। तो ये चीज तो जरूर पड़ेगी। इतना मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की टीम कोई आसान टीम नहीं है जहां तक T20 क्रिकेट का ताल्लुक है, और हमने अभी तक जो टूर्नामेंट हुए उसमें शाम के मैचेस में ये भी देखा है कि ड्यू फैक्टर एक रोल प्ले कर रही है। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के अगेंस्ट हम टॉस जीते थे तो हो सकता है न्यूजीलैंड जीत जाए। सो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है। शारजा का ग्राउंड है एज कम्पेयर टू दुबई, उनकी बाउंड्रीज उतनी बड़ी नहीं है। सो हमें कल जैसे अफगानिस्तान का ही मैच देखा था तो हमें 170 और 180 का टारगेट जरूर जहन में रखना होगा। और जो हमारा मोमेंटम हमें मिला है, जो अच्छा स्टार्ट मिला है, उसको कंटिन्यू करना होगा। और अगर हम आज का मैच जीत जाते हैं तो काफी हद तक ये गारंटी हो जाएगी कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएं। बिल्कुल मोमेंटम को बरकरार रखना होगा। यासिर, आपकी तरफ मैं आऊँगा क्योंकि शारजा का ग्राउंड है, डायनामिक्स थोड़े से चेंज होंगे, कंडीशंस दुबई के स्टेडियम से मुख्तलिफ हैं शारजा की, और पाकिस्तान की टीम की तैयारियों को आप इस वक्त किस तरीके से देख रहे हैं, और साथ में आज टॉस को कितना क्रूशल देख रहे हैं आप? देखिए, पिछले मैच में अल्लाह ताला की बड़ी मदद शामिल थी, जिसकी वजह से हम टॉस भी जीते। उसके बाद जितनी भी बॉलिंग स्टार्ट की, फिर हमने फील्डिंग की, और फिर उसके बाद जो बैटिंग का शो हमने देखा, एक्सेप्शनल था। मतलब हर लिहाज से आप देखें बेहतरीन क्रिकेट खेलेगी। और उसमें सबसे ज्यादा जो फैक्टर ये भी था कि पाकिस्तान जो टॉस जीता। देखें, खुदा ना खास्ता अगर हारते हैं तो सर्कमस्टांसेस टोटली डिफरेंट हो जाते हैं, और मेरी यही दुआ है कि आज भी अगर पाकिस्तान अल्लाह करे टॉस जीते, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है टॉस पे बहुत ड्यू के फैक्टर की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया टॉस आपके लिए। और उसके बाद फिर अगेन क्रिकेट आपको अच्छी खेलनी पड़ेगी। जिस तरह अफगानिस्तान को आप देख लें, अफगानिस्तान ने जिस तरह क्रिकेट कल खेली उस ग्राउंड पे जिस पे आज पाकिस्तान खेलेगा, तो उस लेवल की क्रिकेट आपको उससे भी बल्कि अच्छी खेलनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी की अगर आप बात करते हैं तो स्ट्रेटजी इस तरह होगी कि आप जो अटैक करेंगे वो स्पिनर्स के साथ जाएंगे। मतलब आपके पास 4 स्पिनर्स, आपकी 11 रुकनी टीम में 4 स्पिनर्स, पूरे स्पिनर जिसको आप कहते हैं, वो बॉलिंग कर सकते हैं। तो हमारे जो अटैक होगा, जो स्ट्रेटजी होगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो ये होगा कि हम अटैक करने जाएंगे अपने स्पिनर्स के साथ। तो ज्यादा से ज्यादा ओवर्स, क्योंकि कल 10 में से 9 विकेटें जो थी वो स्पिनर्स ने ली थी अफगानिस्तान की तरफ से। और हमें पता है कि न्यूजीलैंडर्स हमेशा
पेस को अच्छा खेलते हैं, जहां बॉल रुकता है, जहां स्पिन होता है, जहां मिस्ट्री स्पिनर्स होते हैं, उस तरह की बॉलिंग के खिलाफ वो स्ट्रगल करते हैं। तो स्ट्रेटेजी आई एम श्योर सकलैन मुश्ताक वहां पे हैं, बाकी भी कोचेज वहां पे हैं, और सीनियर प्लेयर जिस तरह हफीज वहां पे, शोएब मलिक, सरफराज भी इवन मौजूद हैं। तो ये सब लोग, मुझे इन सबको मालूम है उस कंडीशंस में खेलने की, उनको पता है, सारी उम्र खेलते रहे हैं, कप्तानी इन लड़कों ने की हुई है। तो जो अटैक हमारा होगा वो स्पिनर्स के साथ होगा इस देखते हुए। और अगेन बड़ी ही जरूरत है हमें इस मैच में भी अगेन टॉस जीतने की, क्योंकि बिल्कुल सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो जाते हैं जब आप टॉस हारते हैं और आपको क्या कहते हैं, पहले आपको अगर बॉलिंग करनी पड़ जाए, बैटिंग करनी पड़ जाए सॉरी, तो वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो ये देखना पड़ेगा, एंड उम्मीद यही है कि अच्छी क्रिकेट आज भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, टॉस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मैच के अंदर। वैसे अब आपकी तरफ मैं आऊँगा, पाकिस्तान स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंहिसार कर रहा है इस वर्ल्ड कप के ऊपर। गुज़िश्ता मैच में भी हमने देखा कि 4 स्पिनर्स हमारी टीम में मौजूद थे, इवन तो कोई भी एक चारों के चारों जो है वो ऑलराउंडर्स थे और कोई भी एक डेडिकेटेड स्पिनर हमारे पास नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ इमाद वसीम और शादाब खान की बहुत ज़्यादा फॉर्म में नज़र नहीं आए वो रिसेंटली, लेकिन इकॉनमी रेट वाइज अगर हम बात करें वार्म अप के अंदर भी और इंडिया वाले मैच के अंदर भी, तो इतने ज़्यादा रन उन्होंने लीक नहीं किए। किस तरीके से उनके रोल को देख रहे हैं आप इस बार? देखिए, मेरे ख्याल में जो इंडिया के खिलाफ जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी। अहमद ने पहले 2 ओवर बहुत अच्छे किए, क्योंकि दूसरे एंड से 2 आउट कर गए थे शाहीन अफरीदी, और रोहित शर्मा के और राहुल के आउट होने के बाद इसका मतलब है कि 40%, 50% आपकी बैटिंग जो इंडिया की, उसकी कमर टूट गई कि जी। और उसके फौरन बाद हसन ने 1 आउट कर दिया। तो रीबिल्डिंग की तरफ जा रहे थे विराट कोहली, और बहुत संभल के खेल रहे थे कि कहीं ये ना हो कि हम 100 के अंदर आउट ना हो जाएं। अगर एक तरह से लाइन लग जाए तो वो बहुत अपने हिसाब से बहुत स्लो खेल रहे थे। उसके अंदर शादाब ने कदरे बेहतर गेंद की, लेकिन मैं समझता हूँ कि शादाब जो है उनको एक ये भी मौका मिला कि ऊपर प्रेशर बहुत था विकेट लूज करने का। उनका देखते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसी वो बॉलिंग करते हैं। और ये जो यासर बात कर रहे थे, वो सबसे क्रूशियल फैक्टर होगा। लाइट्स के अंदर खेलना जो है वो, ड्यू के अंदर खेलना वो कितना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि स्किड करेगी बॉल, और न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो ट्रबल करेंगे अगर पाकिस्तान की बैटिंग दूसरी भी हुई। लेकिन जब पाकिस्तान के बॉलर जब आएंगे तो वो कितना ट्रबल करेंगे, क्योंकि बॉल तो आपको इतनी आराम से नहीं होगा। स्किड करेगा जब बॉल तो सीधा सीधा पड़ेगा, ना स्पिन होगा, ना स्विंग इतना ज्यादा होगा। मैं समझता हूँ यासर जो बात करते कि ड्यू फैक्टर की वजह से और टॉस की वजह से बड़ा क्रूशियल होगा। और न्यूजीलैंड के दोनों स्पिनर्स अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स है मेरे ख्याल में। सेंटर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और शोधी जो राइट आर्म लेग स्पिनर है। अगर इनके आप इकोनॉमी रेट भी देखें तो एक का 8 से थोड़ा सा ऊपर है, एक का 7.5 है, और वो भी न्यूजीलैंड के अंदर खेल के, जहाँ पे दोनों तरफ रग्बी के ग्राउंड है। तो मिड विकेट और कवर जो होते हैं वो छोटे ग्राउंड होते हैं वहां पे। तो सोदी और सेंटर जो है वो रेगुलर स्पिनर है, क्वालिटी स्पिनर है। तो इतना फर्गूसन है वहां पर, तो मैं नहीं समझता कि बहुत हल्का लेना पड़ेगा न्यूजीलैंड का कि जी इंडिया को हरा दिया तो बस अब न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड की फील्डिंग जो है वो इतनी अच्छी है कि 10-15 रन, 15-18 रन, जो 20 रन है वो वैसे ही बचाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ टफ मैच, बट हमारे उसके अंदर एक मोरल बड़ा हाई है और हाई नोट पे जा रहे हैं, और न्यूजीलैंड की टीम अंडर प्रेशर खेलेगी। हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, मैं फिर कहूंगा हफीज और मलिक और बाबर आजम, इन पे बहुत प्रेशर होगा कि ये टीम को किस तरह इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में की फैक्टर होगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो इतने क्वालिटी स्पिनर्स हैं कि वो न्यूजीलैंड के लिए बहुत मसाइल कर दें। हाँ, ये जरूर है कि इमाद का जो परफॉर्मेंस है यूएई में वो कदरे बेहतर है, और उसका इकोनॉमी रेट भी 6-6.5 रन का है। तो मुझे लगता है कि इमाद इज गोइंग टू परफॉर्म वेल इन टुडेज मैच।
बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि स्पिनर्स जो हैं वो आज एक अहम किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान के लिए। फवाद साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। अगर हम कुछ बात करें पिछली इनिंग्स की, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, जिसको हम टेक्स्ट बुक स्टाइल कहते हैं, उस तरीके से उन्होंने एक रन चेस किया, बैटिंग की और फिनोमिनल क्रिकेट खेली है उन्होंने। और अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ के अलावा इनमें से कोई भी जो हमारे पास 11 रुकनी खिलाड़ी थे उसके अंदर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था इन 2 खिलाड़ियों के अलावा जिन्होंने इससे पहले T20 वर्ल्ड कप खेला हो पाकिस्तान के लिए। तो इस वक्त कितना चैलेंजिंग नज़र आ रहा है दीगर खिलाड़ियों के लिए कि वो परफॉर्म करें अप टू द मार्क जो उनसे तवक्कुआत की जा रही है। एक चीज जो आपने बात की बाबर और रिजवान, तो हम काफी हद तक इन 2 प्लेयर्स पे डिपेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर से परफॉर्म करते हैं। तो क्योंकि हमने देखा है इससे पहले जो T20 सीरीज या मैचेस हमने खेले थे, हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा था। यही वजह हुई कि हफीज भी वापस आए, शोएब भी वापस आए, तो वो एक हमारा थोड़ा सा कमजोर एरिया है जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, और हम रिजवान और बाबर पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। सो बैटिंग में भी हमारा कोई इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे पास इन दोनों के अलावा। सो वो भी एक ऐसा एरिया है कि जहां पर अगर खुदा न खास्ता इनमें से कोई जल्दी आउट होता है तो हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर तो हैं, बट उनको उस तरह से वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो इन दोनों प्लेयर्स पे है। तो ये चीज भी हमारी एक थोड़ी सी कमजोर है। इंडिया के अगेंस्ट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले, हर तरह से हमें सपोर्ट मिली, टॉस भी हम जीत गए और बॉलर्स ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। न्यूजीलैंड अच्छी साइड है, उससे अच्छा खेल के ही हम जीत पाएंगे। कतई तौर पे जो पिछला मैच हुआ था उसके बेसिस पे ऐसा नहीं होगा कि हम न्यूजीलैंड से जीत जाएं। हमें आज अच्छा खेलना पड़ेगा और उतना ही अच्छा खेलना पड़ेगा, और हर प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर हमने आगे भी जाना है और वर्ल्ड कप जीतना भी है तो हर प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ेगा। कतई तौर पे कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1-2 प्लेयर पे डिपेंड करें और आप टूर्नामेंट जीत जाएं। जो 1-2 प्लेयर्स होते हैं वो आपको मैचेस जरूर जितवा देते हैं, पर टूर्नामेंट जीतने के लिए एक टीम का परफॉर्म करना जरूरी होता है। तकरीबन हर खिलाड़ी का परफॉर्म करता है तब जाके हम टूर्नामेंट जीतते हैं। बिल्कुल, तमाम खिलाड़ियों की कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल मायने रखती है ताकि टीम जीते, और सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर उनको अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी। यासिर, मैं आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान के अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरीके से परखचे उड़ाए इंडियन बैटिंग के, वो पूरी दुनिया ने देखा और हर जगह से जो है वो तारीफ़ें भी की गई। अगर हम थोड़ी सी बात करें हारिस रऊफ़ की, उन्होंने भी बेहतर बॉलिंग की और कुछ इशूज़ कहे जाते हैं उनके लाइन एंड लेंथ के साथ जो है वो कुछ उनके इशूज़ हैं। कभी कभी वो थोड़ी गलत लेंथ और लाइन के ऊपर बॉल कराना शुरू कर देते हैं उनके पेस की वजह से। खैर, और साथ में अगर हम बात करें हसन अली की, तो वार्म अप मैच के अंदर जिस तरीके से उनको मार पड़ी थी और पाकिस्तान वो मैच हारा, उसके बाद इंडिया वाले मैच के अंदर भी हमने देखा कि हसन अली जो है वो अपने जिस रिदम के साथ बॉलिंग करते थे उस रिदम के अंदर हमें नज़र नहीं आए। कई नेशनल T20 कप के अंदर एक इंजरी हुई थी उनको, और बिल्कुल इस टूर्नामेंट से पहले, और उसके बाद जो है वो टीम क्वारंटीन में चली गई थी। तो कहीं कोई उनको इंजरी इश्यूज तो नहीं है जिसकी वजह से वो अपना रिदम हासिल नहीं कर पा रहे? सॉरी, आप इंजरी किसकी बात करें, किस प्लेयर की इंजरी की बात करें? हसन अली। अच्छा, हसन अली। देखिए, पहले तो शाहीन की पहले बात कर लेते हैं। शाहीन, देखिए T20 फॉर्मेट ऐसा ना, देखें आपको वेरी फर्स्ट बॉल से जो है ना, मैं एज अ प्लेयर पहले था और अब मैं कोचिंग में आ गया हूँ, तो T20 फॉर्मेट में ऐसा होता है कि आपको पहली बॉल से, और आपका जो वार्म अप होता है एज अ बॉलर, वो आजकल ड्रिल्स कराई जाती है मेडिसिन बॉल से, क्योंकि आपके पास मार्जिन बिल्कुल कम होता है कि आपको पहले ही बॉल से, और आई एम श्योर कि जो शाहीन और जो कोचिंग स्टाफ है वो उनको रियलाइज कराया हुआ है कि जो पहला ओवर जो है, आप देखें शाहीन अफरीदी ने जिस तरीके से विकेट टू विकेट बॉल और क्लोज ऑफ द स्टंप जाके बॉलिंग की, जिसकी वजह से उनको वो ऐसा लग रहा था कि वो हर बॉल पर अटैक कर रहे हैं स्टंप पे। तो T20 फॉर्मेट ही ऐसा होता है कि आपको एक अच्छी लेंथ पे बॉल गिराना होता है, और विकेट्स में जितना जरा आप रूम देते हैं तो वहां से रन पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये रियलाइज कर लिया है शाहीन अफरीदी ने विद द न्यू बॉल इन T20 फॉर्मेट। जिस तरह उनका बॉल अंदर की तरफ आता है वो बहुत ही क्रूशियल है, और हमेशा दुनिया का जितना मर्जी बड़ा बैट्समैन हो, वो विव रिचर्ड हो और रोहित शर्मा की इतनी बात चल रही थी, KL राहुल की, कि इनको हम कैसे आउट करेंगे, तो देखिए पहला बॉल खेलना, पहला ओवर खेलना हर प्लेयर के लिए मुश्किल होता है, नर्वस होता है, उसकी नर्व्स होती हैं कि जी मैंने कैसे खेलना है। तो अब अगर आप लेंथ पे या लाइन पे पहला बॉल अच्छा गिरा दें
तो दुनिया का कोई से बड़ा बैट्समैन, इवन सचिन तेंदुलकर की एग्जांपल आपके सामने है, जब शोएब अख्तर ने उनको पहली बॉल पे टेस्ट मैच में बोल्ड कर दिया था, तो जितना मर्जी बड़ा, तो ये मेरे ख्याल से रियलाइज कर लिया है, हमारे सब बॉलर्स को ये रियलाइज करना पड़ेगा अपना जो रोल है। शाहीन का ये रोल है कि अर्ली ऑन बॉल को अंदर लेके आए, अटैक करे स्टंप पे, और अगर लेग बिफोर या बोल्ड के चांसेस होते हैं, एक और ऑप्शन भी है, जिस तरह उनका बॉल अंदर आता है टू अ राइट हैंडर, एक शॉर्ट मिड विकेट कैचिंग पे भी बंदा लिया जा सकता है, जिस तरह अर्ली ऑन जब बैट्समैन शेकी होता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। शाहीन ने तो रियलाइज कर लिया कि उसकी टीम में रोल क्या है जब वो नया बॉल करते हैं। हसन अली की अगर आप बात करें, देखें हसन अली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑल फॉर्मेट वो खेल रहे हैं। इंजरी के बाद ऑब्वियसली वो आए थे, साल टीम से बाहर रहे, उसके बाद जब उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, उन्होंने लंबे स्पेल्स किए, तो मेरे ख्याल से उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनके जो मसल से दोबारा वो डेवलप हुए लॉन्ग स्पेल करने की, जिसकी हमने मिसाल देखी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उन्होंने बैक टू बैक मैचेस में इनिंग्सों में 5-5 खिलाड़ी आउट किए और पाकिस्तान को वो सीरीज जिताई। उसके बाद फिर वो, मेरा ख्याल है कि जो थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि प्लेयर्स को मैनेज करना अच्छा मैनेजमेंट को चाहिए, तो ये वो प्लेयर है, शाहीन हो गया, हसन अली हो गया, कि जो आपके सारे फॉर्मेट्स खेलते हैं, उनको एटलीस्ट ये जो डोमेस्टिक के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, इवन पीएसएल के भी मैचेस होते हैं, वहां पे भी देख के इनको खिलाना चाहिए, क्योंकि आपको इन प्लेयर्स का जो इनकी जो प्राइम है, जो इनकी परफॉर्मेंसेस हैं, वो आपको चाहिए इस तरह के इवेंट्स में, पाकिस्तान के लिए जब खेल रहे हो। अभी मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि जब शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अलाउ कर दिया काउंटी क्रिकेट के लिए, 3 महीने वो काउंटी क्रिकेट खेलेंगे, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। सईद अजमल से शुरू करें कि अच्छा भला उनका बॉलिंग एक्शन था, काउंटी क्रिकेट में आके उनसे 40-40, 50-50 ओवर बॉलिंग करवाई, उनका शोल्डर में जान खत्म हुई, फिर उनका एल्बो बेंड होना शुरू हुआ, वहां से वो पकड़े गए, उनकी क्रिकेट वहां से खत्म हुई। यासिर शाह का भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कैंट काउंटी में उनको 1 साल उन्होंने खिलाया, 2 महीने या 3 महीने वो खेले हैं, उनकी भी क्रिकेट बिल्कुल नीचे आ गई। अब्बास की एग्जांपल आपके सामने, अब्बास मुश्किल से उसका 80 माइल्स एन आवर बॉलिंग करता है, मगर फिर भी वो सक्सेसफुल है। तो हमें ये चाहिए कि हमारे, देखिए वो अभी भी काउंटी खेल रहा था, तो जब वो पाकिस्तान के लिए लड़के आते हैं तो बिल्कुल उनका वो जो है ना, कहते हैं कि चूमर निकल जाता है। तो हमें जो एज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एज अ मैनेजमेंट, हमें अपने जो प्रीमियर प्लेयर है, स्पेशली बॉलर, फास्ट बॉलर्स, इनको हमें लुक आफ्टर करना पड़ेगा। और इवन अभी हारिस की भी आपने बात की, तो हारिस देखें, मेरे ख्याल से हारिस ने बेहतरीन बॉलिंग की इंडिया के खिलाफ, और हमें अगर ठीक है उन्होंने मतलब विकेटें उस तरह नहीं ली जिस तरह बाकियों ने लिया, मगर जिस तरीके से उन्होंने पेस से उनको डरा के रखा हुआ था, इवन विराट कोहली भी बड़ा सोच समझ के उनको खेल रहे थे। तो हमें एक आधी किसी की परफॉर्मेंस, हसन अली को अगर रन्स पड़ गए तो एक आधी परफॉर्मेंस हम अफोर्ड कर सकते हैं, मगर 2-3 लड़के अगर परफॉर्म ना करें, ये कंसर्निंग चीज है। तो हमें, मेरे ख्याल ऑल इन ऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारी टीम की। बिल्कुल, पाकिस्तान को जो है वो फोकस लूज करने का इस वक्त बिल्कुल भी रूम नहीं है, और तमाम तर तवज्जो जो है वो टीम को इस वक्त मरकूज करनी है कारकर्दगी के ऊपर, क्योंकि एक अच्छी कारकर्दगी जो है वो आपको मैचेस जितवाएगी, और इवेंचुअली जो है वो हम टीम को इंशाल्लाह टूर्नामेंट में आगे जाते हुए देखेंगे, सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल्स तक। वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो है वो गुफ्तगू को यहीं से जारी करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की, और यहाँ पर हम अगर बात करें कोचिंग के रोल की भी, तो वो काफ़ी अहम है, क्योंकि रमीज राजा के आने के बाद से 2 कंसल्टेंट कोचेस बाहर से लेकर आए गए, एक साउथ अफ्रीका के फ्लेंडर, और फिर ऑस्ट्रेलिया से मैथ्यू हेडन को एज अ बैटिंग कंसल्टेंट लेकर आया गया है। तो वैसा अब आपकी तरफ मैं आऊँगा, मुझे बताइएगा कि कहीं इन दोनों की प्रेजेंस जो है वो कुछ मुस्बत किरदार अदा कर रही है पाकिस्तानी टीम के लिए। वैसे साहब के साथ गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। फवाद साहब, मुझे बताइएगा कुछ इनका जो रोल था टीम के अंदर, कहीं हमें कोई पॉजिटिव एक इमेज आती हुई नजर आ रही है? हम सकलैन की बात क्यों नहीं कर रहे? हम फॉरेन, ये कोचेस तो नहीं है, ये कंसल्टेंट हैं। हम सकलैन का जो रोल है उसकी बात मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है। आप ये चीज देख लें कि आपको पहली बार कप्तान बोलता बात करता हुआ नजर आया। मैं यही बात करता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट देख लें। हम सब कहते हैं कि जी जब 92 की जीत की हम बात करते हैं तो खान साहब की बात करते हैं, इंतखाब आलम साहब को भूल जाते हैं। बाकी जितनी फतह हैं, जितनी जीत होती हैं, उसमें हमारे कोचेस का रोल आ जाता है। सर, कोच का जो रोल है वो कोच को करना चाहिए। हमारे यहाँ कोच आ ही नहीं रहे, क्योंकि जो लोग भी बड़े आ रहे हैं उन्होंने कभी कोचिंग ही नहीं की है। हम तो कहते हैं आइए जी, आपने क्रिकेट, बहुत अजीम क्रिकेटर थे, आप आइए पाकिस्तान की टीम संभाल लें। तो सकलैन ने कोचिंग की है, सकलैन ने न्यूजीलैंड के साथ काम किया, सकलैन ने इंग्लैंड के साथ काम किया है। वो उस वर्ल्ड कप की जो टीम जीती है उसका हिस्सा भी थे, तो उन्होंने एज अ कोच काम किया, और
अगर आप देखें इन 3 लोगों की जो आपने बात की, बाकी तो फिलेंडर या हेडन की, कोच तो सकलैन ही है, ये सारे कंसल्टेंट के तौर पे गए हुए हैं। और कोच का काम क्या होता है बेसिकली, टीम आपकी फेयरलेस क्रिकेट खेली, जो नजर भी आ रहा है। उसके बाद में भी आप देखें जो जो जिस तरह से सकलैन ने बात की, बाबर ने बात की, बाबर कप्तान नजर आ रहा है, इससे पहले तो कप्तान ही पाकिस्तान में नजर नहीं आता था। मिसबा आखिरी कप्तान थे, उसके बाद जो कप्तान होता था कोच मिकी आर्थर थे तो वो लीड कर रहे होते थे, फिर बाद में कोचिंग स्टाफ आया तो वो कर रहा है। भाई कप्तान जब लीड करता है तभी आपकी टीम परफॉर्म करती है। इमरान खान जो इमरान खान थे, बिकॉज इमरान खान कप्तानी करते थे, इमरान खान टीम बनाते थे, इमरान खान टीम को खिलाते थे। इंतखाब आलम साहब भी तो साथ थे, बट उनका जिक्र क्यों नहीं लेते? तो जो बाकी इतने हमारे प्लेयर जब कहते हैं 90s उस वक्त ये लोग बगैर कोच के ग्रेट प्लेयर बन गए थे। अब जब ये सारे कोच बन गए तो अब कहते हैं कि जी जो प्लेयर बन रहा है वो हमने बनाया है। तो ये भी जरूर सोचना चाहिए कि कोच का रोल क्या है। और ये बड़ी अच्छी बात हो रही है। आप देखिए सकलैन कहाँ आपको नजर आ रहे हैं किस तरह से कि जी आगे इशारे कर रहे हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, बहुत सुकून से बैठे हुए। उसकी वजह ये है कि वो एक कोच का रोल निभा सके हैं। यासिर बैठे हुए, अब ये बहुत क्रिकेट खेली है उन्होंने, अभी क्रिकेट की बेसिस पे इन्हें दुनिया में सिवाय पाकिस्तान में के अलावा कहीं नौकरी नहीं मिलती। इन्होंने कोचिंग के कोर्सेज किए, इन्होंने कोचिंग सीखी है, अब जाके ये उस रोल के काबिल हुए हैं और कोचिंग कर रहे हैं। ये जो हमारे मुल्क में एक रवैया है ना कि जी जो अजीम क्रिकेटर है वो आएगा कोचिंग भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। सर ऐसे दुनिया में नहीं होता, ये हमारी ही है। और वही ये वजह है कि जी अब जिस प्लेयर से मैं एक जगह बैठा हुआ था कि जी ये प्लेयर तो मियादाद लग रहा है, वो प्लेयर तो जहीर अब्बास लग रहा है, ये बॉलर तो वसीम अकरम लग रहा है। अरे भाई वो सारे ग्रेट प्लेयर थे, उनका टाइम खत्म हो गया। आपने सुना है कि अब कोई कह ले कोहली लगता है सचिन बनेगा बड़ा होके, उनके तो कोई ये बात नहीं करता। कोई कहता है कि जी विलियमसन जो है वो जी मार्टिन क्रो है। ये हम लोग ही क्यों ऐसी बातें कर रहे होते हैं? भाई जिसका दौर खत्म हो गया वो अपने बैटिंग के पैड्स और ग्लव्स घर पे रख के आए और जिस रोल में आया उस रोल पे काम करे। हम अपनी क्रिकेट किट उतारने को ही तैयार नहीं होते। तो ये हमारे यहाँ बहुत गलत एक रवैया होता है। बिल्कुल हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त बात की है फवाद साहब आपने। यासिर आपकी तरफ मैं आऊँगा फवाद साहब की बात को लेकर। उन्होंने कोचिंग की क्योंकि बात की है और आप भी कोचिंग के फ़राइज़ ही सर अंजाम दे रहे हैं इंग्लैंड के अंदर। और अगर हम देखें पाकिस्तान का हाल तो ऑब्वियसली हर एक एक्स क्रिकेटर जो है वो कहीं ना कहीं कोचिंग के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है, चाहे उसकी कोचिंग की क्वालिफिकेशन हो या ना हो, उन्होंने ट्रेनिंग ली हो या नहीं ली हो। और इस तरीके के काफ़ी सारे मामला जो हैं वो हमें डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर खासतौर पर अगर हम बात करें नीचे ग्रास रूट के लेवल के ऊपर और डोमेस्टिक क्रिकेट की टीमों के ऊपर, तो फिर अब बहुत सारे सवालिया निशान इस चीज़ के ऊपर भी उठते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए अगर पाकिस्तान की कोचिंग की अगर आप बात करें तो वाकई बहुत सारे सवालिया निशान तो उठते हैं, मगर जो स्टैंडर्ड ऑफ कोचिंग पाकिस्तान में हो रहा है, अल्लाह माफ करे कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, मैं तो नहीं सोचूंगा कि इन कोचेस के अंडर जिस तरीके से ये अपने प्लेयर्स के साथ डीलिंग करते हैं, देखें कहना नहीं चाहिए, गालियों से लेके शुरू बात होती है और उनको ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं। यहाँ पे तो फवाद भी, बल्कि आप भी कराची के, आपको बल्कि मालूम होगा कि हमारा एक अंडर 19 का प्लेयर जिसने खुदकुशी कर ली अपने कोच के रवैये से, ठीक है, और उसका वालिद जो था वो खुद इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो एक ऐसे बंदे के बच्चे के साथ ऐसी ट्रीटमेंट एक कोचिज की तरफ से अगर की जाए तो ये तो एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा हमारे मुल्क में जो समी असलम की एग्जाम्पल है, वो उसको शौक नहीं था अमेरिका जाके क्रिकेट खेलने का। उसने जो बताया कि जो मेरे साथ रवैया रखा गया कोचिज की तरफ से वो एक्सेप्टेबल नहीं था। अब जिस बंदे की मजबूरी है, वो जो कहीं जा नहीं सकता, वो तो बेचारा सर नीचे करके खेलता रहेगा, और जिसके पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, उसने जाना है। देखिए मैंने क्रिकेट जो खेलनी थी वो हिस्ट्री होगी, पास्ट होगी, जो मैंने करना था कर लिया। अब मैंने जब कोचिंग की फील्ड में आया हूं तो मैंने अपने जो बैजेस होते हैं, लेवल 3 पहले किया, लेवल 4 जो अब मैं कर रहा हूं, ये यूनिवर्सिटी डिग्री है। मैं लवबरा यूनिवर्सिटी जो है यहाँ की टॉप की यूनिवर्सिटी है, वहां से 2 साल का कोर्स है और मेरा इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब कोचेस को अपॉइंट, जब इवन इस कोर्स पे लेके आया जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी फिलॉसफी कोचिंग की क्या है। तो हर बंदे की अपनी फिलॉसफी होती है, आपकी अपनी होगी, फवाद भाई की अपनी होगी, मेरी एज अ क्रिकेटर अपनी होगी। तो ये मेरी फिलॉसफी ये कहती है कि हर बंदा डिफरेंट है, हर जो इंडिविजुअल है वो डिफरेंट है। मैं अगर पास का कोई अगर खुदा मतलब अगर मैं लेजेंड था रहा था, तो अगर मैं जिस तरीके से खेलता था तो वो चीज आप पे या फवाद भाई पे अप्लाई मैं करना जाऊंगा तो वो उसके बल्कि जो उसका अपना नेचुरल टैलेंट होगा वो भी अपने हाथ से भी जाएगा। तो हमें ये एज अ प्लेयर हम जो गलती करते हैं, फवाद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग अभी तक अपने ट्रैक सूट या अपनी कैप्स उतार नहीं सके, वो इसी वजह से कि जी हमने
पाकिस्तान को कोई 5 मैच जिता दिए थे, या हमने कोई सेंचुरी कर दी है, बड़ी तेज कोई बॉलिंग कर दी थी, जिसकी बिना पे हम मतलब डिजर्व करते हैं कि हम पाकिस्तान की कोचिंग करें। इस तरह नहीं होता। अगर कोचिंग देखें हर बंदे को, अगर फवाद आलम का स्टांस अगर डिफरेंट है तो मैं जाके कहूं कि वो मेरी तरीके से खड़े होने लग जाए, तो जो अपनी वो सेंचुरियां कर रहा है वो उससे भी जाएगा। मलिंगा को अगर कोचिंग की जाए, चंद्रपाल को अगर कोचिंग की जाती टेक्स्ट बुक, तो वो वहीं पे रुक जाते। तो हम लोगों को रियलाइज करना चाहिए एज अ कोचेस और एज अ जो हम एक्सपर्ट भी टीवी पे बैठते हैं, कि हम लोगों को रियलाइज करना है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। हमने उसके लेवल पे जाके, किसी का मेंटल एटीट्यूड हाई है, कोई नीचे है, कोई एबिलिटी किसी में कोई टैलेंटेड है, कोई टैलेंटेड नहीं है, तो हमने पहले ये रियलाइज करना है, उस हिसाब से उस लड़के के साथ काम करना है। गलती हमारे मुल्क में यही हो रही है कि हम लोग नामों पे जाते हैं, और जो नामों पे जाते हैं, और जब वो उनके साथ क्योंकि देखिए खेलना वो एक अलग चीज है, मगर जब आपने वो जो टेक्निक्स, वो जो चीज आपने खुद सीखी हुई है, वो जब आपने सिखानी है, उसका प्रोसेस से अगर आप गुजरे हुए हैं तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं है तो आप उसी तरीके से जो चीजें आप जिस तरीके से करते थे, अगर वो इंप्लीमेंट करने जाएंगे दूसरे प्लेयर्स पे, तो ये जिसको कहते हैं ना कार क्रैश, क्योंकि जरा सी इंटरवेंशन किसी प्लेयर में ही उसका पूरा कैरियर भी तबाह कर सकती है, उसमें बेहतरी भी ला सकती है, और उसमें इंजरी का सबब भी बन सकती है। अनवर अली की एग्जांपल हमारे सामने है कि जिस तरह हमारे कोचेज हैं हमारे, उसके एक इतनी जबरदस्त उसमें एबिलिटी थी इन स्विंग करने की, हमने उसको जी आउट स्विंग करना सिखाना है, वो उसका एक्शन, उसकी स्विंग भी गई, उसकी इंजरी भी हो गई, और वो अभी भी बेचारा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, हालांकि उसको पाकिस्तान के लिए लंबा अरसा खेलना चाहिए था। तो हमें थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा, और कि जब ये चीजें और कोचेज को अपॉइंट करें इन चीजों को, तो ये चीजें देखनी चाहिए हमें। बिल्कुल, इस चीज़ को रियलाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। वैसे साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। पाकिस्तान ने भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी, और उसके बाद से इंडिया के अंदर क्योंकि 11 खिलाड़ी थे उस टीम के अंदर, लेकिन उन 10 खिलाड़ियों को इग्नोर कर दिया गया जिन्होंने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दी। एक उनमें से खिलाड़ी ने बहुत ही बुरी कप्तानी भी की, टीम सिलेक्शन के ऊपर भी सवालिया निशान उठाए गए, और एक खिलाड़ी उसमें से जो बेचारा 11वां खिलाड़ी था, उसको जो है वो उन्होंने बली का बकरा बना दिया है। और जिस तरीके का रवैया रखा गया है मोहम्मद शामी के साथ, वो बहुत अफसोसनाक है। और पूरी दुनिया से जो है वो अब एक सॉलिडेरिटी ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हुआ है। लोगों ने इस चीज़ को कंडेम किया, इंडियन बिहेवियर को, क्योंकि उनके मजहब को लेकर भी, और उनको गद्दार तक कह दिया गया। इस वक्त ट्विटर के ऊपर वो ट्रेंड भी पैनल के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में कि आखिर हम चेरी पिकिंग क्यों करते हैं, जब अगर क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं, बुरा खेल जो है वो 11 के 11 खिलाड़ियों ने खेला। रोहित शर्मा डक पे आउट हुए, केएल राहुल ने 3 रन स्कोर किए, कोई भी बॉलर, उनका बुमराह हो, भुवनेश्वर हो, किसी ने भी विकेट हासिल नहीं की। तो फिर वाई वी चेरी पिक सिर्फ जो है वो एक मुसलमान खिलाड़ी को? वजह बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है, और ये रिफ्लेक्ट करता है जो इस वक्त बीजेपी या नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व, जो एक उनका एक फलसफा है, या उनकी जो एक गवर्नेंस का स्टाइल है, जिसने इंडिया की जो जमहूरी और जो माशी और माशरती जो फैब्रिक थे, उसको बिल्कुल टार्निश कर दिया, उसका इमेज भी कर दिया। मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो जेएनयू के अंदर प्रोफेसर हैं, या लिबरल प्रोग्रेसिव लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उनका मानना ये है अब वो दुनिया के सामने कोई बात नहीं कर सकते कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। वो कहते हैं यहाँ पे जो है वो आप मजहब की बुनियाद पर, आपकी जात की बुनियाद पर आपको हदफ बनाया जाता है। हमने देखा कि किस तरीके से आसाम के अंदर जो है वो मुसलमानों की नस्लकुशी की गई है। कश्मीर का हम दिहाइयों से देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर किस तरह जो है वो भारतीय जारियत है। लेकिन जो गुज़िश्ता 7-8 वर्षों के अंदर और 2000 के बाद जो गुजरात के अंदर फसादात हुए थे, नस्ली फसादात थे, मजहब की बुनियाद पे थे, उसके बाद जो इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है वो तो बिल्कुल ही चकनाचूर हो गया है, इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया है। और मैं समझता हूँ कि ये जो इररिपेयरेबल लॉस है वो नरेंद्र मोदी ने किया है इस पूरी सोसाइटी के लिए, और शामी उसकी एक मिसाल है, बदतरीन मिसाल है। और हमने देखा कि उसके अंदर भी ताखीर हुई है इंडिया के खिलाड़ियों की तरफ से या इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तरफ से, क्योंकि उनका इंस्टाग्राम पेज तो पहले ही से हेट जो मटेरियल था उस पे भरा हुआ था, और वो शामी को निशाना बना रहे थे। शामी का क्या कसूर था? आखिरी ओवर में कुछ रन दे दिए, भाई रोहित शर्मा है, फला है, और हमने देखा है कि ठीक है
पाकिस्तान इंडिया के अंदर वर्शिप भी होती है स्टार्स की, और फिर उनके साथ एक सुलूक भी बुरा होता है। हमने कैफ के घर पे हमला होते हुए देखा, हमने जो धोनी है उनकी तस्वीर भी जलते हुए इंडिया में देखी। लेकिन इस तरह निशाना बनाना और ट्विटर कहना और मजहब की बुनियाद पर और नस्ल की बुनियाद पर आप शामी को जो है वो निशाना बना रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक बात है। बरकत दत्त ने वॉशिंगटन पोस्ट में बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा है जो आज ही पब्लिश हुआ है, जिसके अंदर है कि जब इंडिया के प्लेयर्स ने जो व्हेन दे नेल डाउन, जो कि ब्लैक लाइव्स मैटर के नस्ली जो एक फर्क है उसको खत्म करने के लिए जो उन्होंने अपना इत्तेहाद का इजहार किया था जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वर्ल्ड कप में, वो कहती है ये बेमाने हैं जिस तरह शामी के साथ सलूक हुआ है। तो हम समझते हैं कि अगर अनिल दिलपत यहाँ से खेले हैं, यासिर को पता है, दानिश कनेरिया खेले हैं, यूसुफ यूहाना जब नाम था उनका, जब वो खेले हैं वो क्रॉस का निशान बनाते थे, सेंचुरी बनाते थे। हम उनसे क्रिकेट के फैन मोहब्बत करते थे, लेकिन उनको खिलाफ अगर उन्होंने कभी स्कोर नहीं किया होगा तो हमने इस तरह नहीं किया कि उनको मजहब की बुनियाद पर लड़े करें। हमारी सोसाइटी के अंदर इंतहा पसंदी है, फिरकावारियत है, लेकिन कभी भी खेल के मामले में इस तरह हमने नहीं किया। बहुत अफसोसनाक बात है। अगर वजाहत आप मुझे इजाजत दें, जो बात कर रहे थे यासिर कोचेस की, अगर उस पर आप मुझे बात करने की इजाजत दें तो क्या मैं ऐड कर सकता हूँ? जी 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 देखिए, ग्रेट प्लेयर जो होता है, हर ग्रेट प्लेयर कैप्टन नहीं हो सकता, चाहे वो बोथम हो, चाहे वो तेंदुलकर हो, या आप और जहीर अब्बास हो, और हर ग्रेट प्लेयर जो है वो कोच नहीं हो सकता। कोचिंग के लिए एक अलग दिमाग चाहिए। मुझे जमामुल हक की बात याद है, कहने लगे कि वो मुरलीधरन पे फंस रहे थे, इतना बड़ा बड़ा लंबा ऑफ स्पिन होता था, तो जावेद निदाद ने कहा कि तो ऐसा कर यार कि इसको कवर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर पे मार। उसने कहा जावेद भाई इतना लंबा लंबा टर्न हो रहा है, अंदर आ रही है, मैं कैसे उसे गेंद स्पिन। उसने कहा मेरे साथ आओ। कहला गया कि जो रफ होता है, बॉलर रफ प्रैक्टिस विकेट्स के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने मुझे गेंद कराना शुरू कर दी। गेंद कराना करती तो कहने लगे कि उसके बाद मैंने उसे 2 कवर मारी है, एक्स्ट्रा कवर मारी है, और उसके बाद उसकी लाइन बदल गई, वो मेरे पैडों पर आ गया, तो फिर मेरे जोन में आ गया। कहने का मकसद ये है कि यार आप खिलाड़ी वो बताने वाले वो अलग होते हैं, कोचेज अलग होते हैं, एक अलग डिसिप्लिन है। डेव वॉटमोर बड़ा प्लेयर तो नहीं था, लेकिन एक बड़ा कोच माना जाता है। इसी तरीके से आप बहुत सारे कोचेज देख लें, मिकी आर्थर को देख लीजिए आप, इसको ठीक है बॉब वुलमर अच्छी क्रिकेट खेले, लेकिन इसमें कोई ग्रेट प्लेयर तो नहीं थे मरूम। तो कहने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। हमने देखा अतीकुर रहमान जैक थॉमसन की तरह स्टाइल में गेंद करता था, उसका खान मोहम्मद कैम्प में अगर मुझे सही याद हो उसका स्टाइल चेंज कर दिया कि जी बिल्कुल वैसा काफी सारी ग्रेट मिसालें हमारे सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं, जो खुद खिलाड़ी ने ज्यादा क्रिकेट ना खेली हो, लेकिन बहैसियत कोचेस जो हैं वो उन्होंने बहुत ही अच्छा और जबरदस्त किरदार अदा किया अपनी टीमों के लिए। फवाद साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। हमने देखा कि जब मोहम्मद शामी को तनकीद का निशाना बनाया गया, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खेल और सियासत जो है वो 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इनको बिल्कुल मुख्तलिफ ही रहना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद अजहरुद्दीन और इरफान पठान को सामने आकर ट्वीट करनी पड़ी, वीरेंद्र सहवाग को ट्वीट करनी पड़ी, मोहम्मद शामी के लिए क्रिकेट के भगवान जाने जाने वाले सचिन तेंदुलकर को ट्वीट करनी पड़ी? क्या ये भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक बात नहीं है? देखिए, ये शुरुआत हुई है लेट 90s से। आपको याद है कि विकेट खोद दी गई थी, और जब से इंडिया में एक इस किस्म का एक्सट्रीमिज्म शुरू हुआ और स्पोर्ट्स को उन्होंने बेसिकली एक सियासत के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से मैचेस होते थे, एक ज़माने में शारजाह और दुबई में बड़ी रेगुलर क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया की होती थी, और वो भी वहीं से शुरू हुआ। यहाँ तक था कि स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि जिस जुम्मे को मैच नहीं खेलना, फिर उसके बाद हल्के हल्के तासुब बढ़ा, और वो यहाँ फिर उसको यहाँ तक पहुँचना ही था। क्योंकि खेलों का अगर आप हमारे यहाँ देखें तो हमारे क्रिकेट बोर्ड पे ठीक है, हमारा वजीर आजम ही चेयरमैन लगाता है, या उससे पहले सदर लगाते थे, लेकिन कतई तौर पे कभी ये नहीं हुआ कि जी आपने सरकारी सतह पे कहा हो कि जी आप उस टीम के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, या उस मुल्क फला मुल्क जो है आपके मुल्क में आके नहीं खेल सकता।
फिर IPL में उन्होंने खास तौर पे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो भी प्लेयर्स थे उन पे बैन लगाया। तो हल्के हल्के जब उन्होंने क्रिकेट को इस तरह से सोचना शुरू किया कि भी हमें माशी तौर पे वो दीवार के साथ लगाएंगे और उस सतह पे ले जाएंगे कि हमारी क्रिकेट खत्म हो जाए, तो ऐसा कतई तौर पे नहीं हुआ। और हम मेरे ख्याल से हमारे लिए तो हमेशा एक फायदा भी ये रहा लड़कों के लिए कि उन्हें एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिली कि जी इंडिया को हमने और बेहतर तरीके से खेलना। आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी देख लें और कल की भी जो जीत है परसों की, वो भी एक वजह यही बनी थी। तो वो जब आप सियासत को और जो भी और ओवरऑल सोसाइटी का भी उनके बहुत ज्यादा इस मामले में मैं काफी अपने बचपन और जाता रहा हूँ इंडिया में, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं और इवन जिनका जो ताल्लुक इंडिया से है, जो खुद वहां रहते आए, उन्हें भी यही उसी खौफ में मुब्तला है कि वो अगर बात करें तो उनके खिलाफ मुश्किलात शुरू ना हो जाए। तो जितने भी सेकुलर या लिबरल फोर्सेस इंडिया में थी उनको इसी तरह से दबाया जाता है मजहब के नाम पे। बिल्कुल, उनमें काफी खौफ भी है और काफी ज्यादा जो एक नफरत का बीज बोया गया था वो अब एक पूरा दरख्त बन चुका है जिसने अपनी लपेट में ले लिया इंडिया को। यासिर, आपकी तरफ मैं आऊंगा, कीपिंग इट शॉर्ट। मैंने कुछ आज ट्वीट्स की और उसके बाद इंडिया की जानिब से एक आर्टिकल मुझे काफ़ी मरतबा लोगों ने शेयर किया। शुएब अख्तर का स्टेटमेंट था अबाउट दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया को तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इज्जत मिली और अगर उनकी हम फिक्सिंग के स्कैंडल को अलग भी कर दें उस बात से, तब भी हमने एज अ हीरो ट्रीट किया। उन्होंने कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए मैचेस खेले, पाकिस्तानी टीम के साथ रहे हैं वो और एक तवील अरसे तक उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो शुएब अख्तर ने उनके बारे में ये कहा था कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। आपने खेला है उनके साथ, कुछ बताएंगे कि ये बात सच है या फिर एक उन्होंने सिर्फ व्यूअरशिप के लिए या इंडिया को खुश करने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था? देखिए, जब मैं जितना ऐसा पाकिस्तान टीम के लिए खेला हूं, बल्कि मैं तो उसके साथ बचपन अंडर 19 हम लोगों ने, कराची से वो खेलता, मैं रावलपिंडी से खेलता, अंडर 19 वर्ल्ड कप श्रीलंका में हुआ, वो मेरी टीम में था। हमने तो कभी भी ऐसा फील ना हुआ, ना होने उसको दिया। हमने तो बिल्कुल अपने जैसा और हमारा मतलब दोस्त भाई की तरह उसके साथ रवैया रखा। और इसके बाद जो आप देखिए, यूसुफ भाई की एग्जांपल है, आपने ये तो नहीं कहीं देखा होगा कि कोई मुसलमान इंडियन टीम में हिंदुओं के मजहब से या उनकी जो रवैये से मुतासिर होकर उन्होंने मुसलमान से हिंदू कन्वर्ट हो गया हो। वेरस यूसुफ भाई की एग्जांपल आपके सामने है कि अगर हम लोगों का या मुसलमानों का या उनके टीममेट्स का उनका रवैया उनके साथ अच्छा था जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो मजहब चेंज किया और इस्लाम की तरफ से आए। तो हमारे तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इवन पास में भी जब क्रिकेटर खेलते रहे हैं, बीच में मेरे ख्याल से अनिल दलपत का नाम था, मेरे ख्याल से वो इतना ज्यादा खेले भी नहीं, और कभी भी ऐसा इशू हमारे मुल्क में कभी नहीं हुआ कि हमने अगर मैच कोई हारा या किसी ने हमारे ऐसे जो दानिश ने या यूसुफ भाई ने अच्छी परफॉर्मेंस ना की हो तो उनको क्रिटिसाइज उनके मजहब की वजह से किया हो। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है और इंडिया में ये कई मिसालें इसकी ऐसी मिलती हैं, पहले भी और ये अभी भी। तो फिर बाद में उनके जो देखिए सारा इंडिया या इंडियन जितने भी लोग हैं सारे नहीं हैं, ये जो सेगमेंट है ये 15-20% इंडिया में है जो इस तरह की चीजें करती है। अदरवाइज अच्छे लोग भी हैं, जिस तरह सचिन की आपने बात की और बाकी क्रिकेटर्स भी, इवन जो उनके वीरेंद्र सहवाग और जितने भी टीममेट्स हैं उनके, वो उनके हक में उनकी सपोर्ट में आके बयान इस वजह से दे रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से ये उनके मुल्क का नाम की बदनामी भी हो रही है उनके, और शामी को इसीलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। अवैस भाई की मैं थोड़ी सी बात बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। अवैस भाई ने बिल्कुल सही कहा। देखिए, टेक्निकल नॉलेज स्किल्स तो हमारे कोचेज में है, मगर फिर आपने वो बात जो की ना कि हमारे ही कोचेस क्यों नहीं, जो लेजेंड्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते। वेरस वॉटमोर क्रिकेट नहीं खेले, वोल्मर नहीं खेले, जेफ थॉमसन, ये जितने भी, जेफ लॉसन, ये क्रिकेट इतनी नहीं खेले मगर सक्सेसफुल कोचेस क्यों थे? इनकी मैन मैनेजमेंट अच्छी थी। हमारा ये होता है कि हम लोग पिक कर लेते हैं अपनी टीम में, जब कोचेस बन जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जब आ जाती है कि ये मेरा लड़का है, ये मैं 3 लड़कों के साथ काम करूंगा जो बाकी लड़के हैं। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, जब हमारे कोचेस, अपने मुल्क के कोचेस जब काम करते हैं तो वो 3-4 प्लेयरों को, टॉप के प्लेयरों को पकड़ लेते हैं, बाकियों को वो इग्नोर करते हैं। तो फॉरेन कोचेस की ये क्वालिटी होती है कि अगर 15वां लड़का जो है टीम में, बॉम वोल्मर को मैंने अक्सर, मेरे साथ वो काम कर रहे होते थे कि मैं अगर खेल नहीं भी रहा तो मुझे वो नेट्स में लेके जाके थ्रोइंग करवा रहे होते थे, मजदूरी होती है। वेरस हमारे जब कोचेस आते हैं वो 3 टॉप के प्लेयरों को पकड़ लेते हैं, उन्हीं के साथ कोचिंग की जाती है, जिसकी वजह से हमेशा से ये हमारा प्रॉब्लम रहा है। और यही आपने अवैस में बिल्कुल सही आपने कहा, कप्तान अच्छे नहीं होते, जो प्लेयर अच्छे, इवन विव रिचर्ड की एग्जांपल ले लें, क्लाइव लॉयड अच्छे इंसान थे इसीलिए वो कप्तान भी अच्छे नजर आए। वेरस जब ये बाकी लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, तो यही रीजन है कि मैन मैनेजमेंट इसी को कहते हैं कि जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब आप कप्तान बनते हैं, जब आप कोच बनते हैं, तो आपने सबको लुक आफ्टर करना है।
करना पड़ता है। वेयर हमारे जो मैं तो कहूंगा कि सो कॉल्ड लेजेंड जब आते हैं इस पोस्ट पे, तो वो फिर पिक एंड चूज करते हैं और उन्हीं लड़कों के साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लॉप होते हैं। बिल्कुल, अपनी पसंद और नापसंद को छोड़कर कौमी मुफाद को सामने देखते हुए टीम सिलेक्शन और कोचिंग करना जो है बहुत ज़रूरी है। मैं अपने तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानात का जो है वो खुसूसी शुक्रिया अदा करूंगा फॉर टेकिंग आउट टाइम, और उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़बरदस्त कारकर्दगी पेश करे न्यूजीलैंड के खिलाफ और कौम को जो है वो एक और खुशी दे और कौम को एक और जश्न मनाने का मौका दे। सी यू इन द नेक्स्ट शो। अल्लाह हाफिज़।